नक्सल जो प्रॉब्लम है ये बड़ा ही क्लासिकल प्रॉब्लम है। इसमें कहीं किसी सुरक्षा बल वालों का कोई दोष नहीं रहा। तो नक्सलवाद एक ऐसी विचारधारा था जिसको बड़े ही आदर्श राज्य की कल्पना करते हुए प्रसारित किया गया था। अभी आप देखेंगे कि किसी भी जगह में, और बस्तर को सबसे ज़्यादा कठिन माना जाता था, वहाँ कोई ऐसा भाग नहीं है जहाँ पर सड़क नहीं है, जहाँ पर मोबाइल का नेटवर्क नहीं है, और सरकार की जितनी भी कल्याणकारी योजनाएं हैं उन तक नहीं पहुँचाई गई। ये क्या ही ऐतिहासिक मौका है कि जो आज इस सभा का विषय है, उस विषय से ठीक 2 दिन पहले नक्सलवाद पर इस देश में इतनी बड़ी बहस हुई है, इतनी बड़ी संख्या में समर्पण हुए हैं। तो 2 तरह के सवाल पहले मैं सर से पूछना चाहता हूं कि सर, इंस्टीट्यूशन जिस इंस्टीट्यूशन से आप ताल्लुक़ रखते हैं उसका बहुत गहरा संबंध, और आपके कार्यक्षेत्र का भी बहुत गहरा संबंध नक्सलवाद से रहा है। आपके सामने ये जो फेनोमेना अभी घटित हुआ है, आप उसको कैसे देखते हैं? नक्सल, आतंकवाद या किसी भी तरह की जब देश में समस्या होती है तो सीआरपीएफ एक ऐसा बल है जो सबसे पहले इसको संभालने के लिए भेजा जाता है। और नक्सल का अनुभव पिछले 4-5 दशकों से देश को है, और मुझे व्यक्तिगत तौर पर 3 दशकों का अनुभव है। और मैं समझता हूँ कि एक लंबी लड़ाई है जिसको कि सुरक्षा बलों ने बड़े ही संयम से, बड़े ही सोच समझ के साथ इसका उन्मूलन किया है। ये एक विचारधारा के रूप में उभरी थी, लेकिन हमने देखा कि एक हिंसक आंदोलन हो गया जो किसी भी राज्य के लिए उचित नहीं होता है। और उनके द्वारा बहुत बार ऐसा समय आया है जब अनारकी या अराजकता फैलाने की कोशिश की गई है, और ऐसे समय में जो देश के सुरक्षा बल है बड़ी ही बहादुरी से उनका सामना किया। और इसका आप जानते हैं कि विधिवत तौर पर जो गृह मंत्री ने कहा है 31 तारीख को इसका सफाया हो गया, उन्मूलन हो गया। ये हम लोगों के लिए, जो हम वर्दी में हैं, जो हमने इतनी शहादत दी है, उनके लिए बड़े ही गर्व और खुशी का पल है। हम 4 अप्रैल को इसके बारे में बात कर रहे हैं और इतना कम वक्त गुजरा है। आपने दंतेवाड़ा से लेके बस्तर, इन तमाम जो नक्सल प्रभावित, सबसे ज़्यादा देश के नक्सल प्रभावित इलाके हैं, वहाँ पर सघन काम किया है। इसके अलावा कश्मीर में भी आप उग्रवाद से प्रभावित क्षेत्रों में काम करने का आपका अनुभव रहा है। जो यह आरोप लगता है वर्दी पहनने वालों पर कि उनका रवैया इन समस्याओं को लेकर के कई बार बिल्कुल हिंसा बनाम हिंसा हो जाता है, क्या ये आरोप, आप इस आरोप को कैसे देखते हैं? नहीं, पत्रकार या मीडिया के जितने भी बंधु हैं या सरकार के अन्य ऑर्गन्स हैं, या यूँ कहिए कि जो जनता है, वो भी इस तरह के आरोप लगाती रहती है कि पुलिस द्वारा ज़्यादतियाँ की जाती है, हिंसक घटनाएं बहुत सारे ऐसी होती हैं जिसके लिए हमें जिम्मेदार ठहराया जाता है। मैं बड़ी ही आपने अच्छी बात कही और यह सवाल पूछा, जिससे हमें ये बताने का मौका मिल जाता है कि हम ऐसा नहीं करते हैं। मैंने ये जो किताब अभी देखा आपने कि बिहाइंड द यूनिफॉर्म नॉट जस्ट ए कॉप, ये ऐसे ही एक पुलिसकर्मी की कहानी है, ऐसे ही एक पुलिसकर्मियों की कहानी है जिसे गलत समझा जाता है, जिसे संवेदनशीलता के साथ नहीं देखा जाता है, उनके बारे में नहीं सोचा जाता है कि वो किस तरह के परिस्थितियों में काम करते हैं। कुछ ज्यादतियाँ अगर कभी होती है तो उसके पीछे क्या कारण रहा होगा? क्या यूं ही हो गया? क्या पुलिस वाले यूं ही हिंसक हो गए, या यूं ही गोली चला दिया, या उनके कुछ ऐसे पूर्व अनुभव है कि ऐसी घटना या ऐसी सिचुएशन बनती है तो इस तरह के वारदात होते हैं?
आप आखिर हम जब जंगल में जाते हैं तो आपने देखा होगा 2010 में 6 अप्रैल को सीआरपीएफ के 76 लोग एक बार में शहादत को हासिल कर गए। अगर ये दोबारा ऐसी सिचुएशन बनेगी तो उस समय किस तरह से रिएक्शन करना है, तो हमारे मन में ये कुछ बातें रहती हैं। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि नक्सल जो प्रॉब्लम है, ये बड़ा ही क्लासिकल प्रॉब्लम है। इसमें कहीं किसी सुरक्षा बल वालों का कोई दोष नहीं रहा। ये शुरुआती दिनों में जंगल या फॉरेस्ट के लोग हैं, जो फॉरेस्ट सर्विसेज से लोग हैं, उनकी कुछ गलतियां थी, उस संवेदनशीलता से इन ट्राइबल्स को नहीं देखा गया। या रेवेन्यू डिपार्टमेंट से जुड़े लोग हैं, जब उनके ज़मीन पर खतरा हुआ तो उसको उस तरीके से नहीं उन्होंने सॉल्व किया। क्या आपको लगता है कि अब चीज़ें बेहतर हुई हैं? सरकार, इंस्टीट्यूशन, दूसरे दूसरे संस्थान इनको ज़्यादा मानवीय संवेदनात्मक धरातल पर देख रहे हैं? बहुत बहुत बदलाव आया है। मैंने खुद अबुझमाड़ में अपनी सेवाएं दी हैं। मैं 3 साल अबुझमाड़ में रहा हूं। और अब जानते हैं अबुझमाड़, जिसको कहा जाता है कि अबुझमाड़ मतलब जिसको बूझा नहीं जा सका। हालांकि इसका दूसरा मीनिंग भी होता है, साल का जंगल बोलते हैं, लेकिन आम तौर पर अबुझमाड़ को इस तरीके से बोला जाता है। वो कहा जाता था कि नक्सलियों की वो राजधानी है और वहाँ पर शासन का कोई भी भाग कभी नहीं गया। हम लोग वहाँ 2017-18 में अपने कैंप स्थापित किए और जो प्रशासन जो विकास के कार्यों में सरकार का काम करती है, उनके लोगों को वहाँ पहुँचाए। अभी आप देखेंगे कि किसी भी जगह में, और बस्तर को सबसे ज़्यादा कठिन माना जाता था, वहाँ कोई ऐसा भाग नहीं है जहाँ पर सड़क नहीं है, जहाँ पर मोबाइल का नेटवर्क नहीं है, और सरकार की जितनी भी कल्याणकारी योजनाएं हैं उन तक नहीं पहुँचाई गई। मैं एक बात का विशेष तौर पर उल्लेख करना चाहता हूँ कि हम सिर्फ पुलिसिंग नहीं करते हैं। ऐसे क्षेत्रों में सरकार द्वारा हमको ये भी दायित्व दिया गया था कि सरकार के जितनी भी कल्याणकारी योजनाएं हैं, चाहे आयुष्मान भारत हो, चाहे आधार कार्ड बनवाना हो, या उनको और सुविधाएं देना है जो महिलाओं से रिलेटेड है, इस तरह के 14-15 जो सरकार के कल्याणकारी योजनाएं थी आदिवासियों के लिए, उसको पहुंचाने का काम सीआरपीएफ को दिया गया और हमने ये बखूबी किया। तो 60 के दशक से शुरू हुआ आंदोलन 2026 में आकर सरकारी समापन की ओर है। इतना लंबा वक्त कैसे कैसे लग गया जब पुलिस इतनी संवेदनशीलता से काम कर रही थी? आप क्या सोचते हैं इस बारे में? क्योंकि आपका एक पर्सपेक्टिव ऑथर का भी है, केवल पुलिस का नहीं। हाँ, मैं समझता हूँ कि एज ए ऑथर, लेखक के तौर पर और एक विचारक के तौर पर मैं समझता हूँ कि नक्सलवाद एक ऐसी विचारधारा था जिसको बड़े ही आदर्श राज्य की कल्पना करते हुए प्रचारित प्रसारित किया गया था। और इसको हमारे जो बहुत सारे प्रसिद्ध लेखक हैं, उन्होंने इसको बड़ा रोमांटिसाइज किया। हमारे सामने कुछ फिल्म से जगत से जुड़े लोग भी बैठे हुए हैं। फिल्में बनी और ऐसे लोगों के सराहा गए। नक्सलियों को कहीं ना कहीं रॉबिन हुड का टाइप का इमेज एक प्रोजेक्ट किया गया। इसके कारण इस विचारधारा से बहुत लोग जुड़ते गए। देखिए, किसी भी समाज में या किसी भी देश में ऐसे लोग होते हैं जो किसी न किसी कारण से डिप्राइव्ड फील करते हैं। किसी न किसी कारण से उनको ये अनुभव होता है कि उनको प्रताड़ित किया जा रहा है। कहीं न कहीं ये लगता है कि उनकी जो विचारधारा है, उनकी बातों को नहीं सुना जा रहा है। तो ऐसे लोग हमेशा ऐसी विचारधारा से जुड़ना चाहते हैं जो स्टेट के खिलाफ होता है। और स्वतंत्रता, स्वतंत्र पत्रकारिता या स्वतंत्र विचारधारा ऐसे चीज़ों को हमेशा पनपने का प्लेटफॉर्म देती है। नहीं, वो पत्रकार तो सवाल उठाएगा, सवाल पूछेगा, जानकारी लेना चाहेगा। एक मैं थोड़ा सा इस मामले को पुलिस के नज़रिए से भी देखने की कोशिश करना चाहता हूँ, क्योंकि आप लगातार उनके बीच काम करते रहे हैं। नक्सल मूवमेंट को ख़त्म करने के लिए या लोगों को मुख्यधारा से जोड़ने के लिए काम किया है। जो जो लोग इस संघर्ष में, जो पुलिस बल इस संघर्ष में रहते हैं, उनकी दिमागी हालत कैसी रहती है जब उन कई बार हमें बहुत डिस्टर्बिंग खबरें सुनने में आती है पुलिस महकमे से। मसलन वो बहुत कंफर्टेबल नहीं होते, कई बार सुसाइड का मामला आता है, कई बार बहुत स्ट्रेन आता है उनको नौकरी करते हुए लंबे लंबे समय तक उन दुर्गम इलाकों में। पुलिस के नज़रिए से, एक आम पुलिस के नज़रिए से जो बंदूक लेके फ्रंट पर है, आप इसको कैसे देखते हैं?
देखिए, पुलिस वालों की ज़िंदगी में काफ़ी स्ट्रेस रहता है, बहुत तनाव रहता है। आप जिस क्षेत्र की बात कर रहे हैं और जहाँ पर नक्सलवाद है, वो बहुत ही दुर्गम क्षेत्र होता है। वहाँ सुविधाएँ नाम मात्र की होती हैं। यहाँ तक कि सरकार अगर कुछ चीज़ देना भी चाहे, हमारे कैंप का निर्माण करना चाहे, तो भी बड़ा मुश्किल होता है। सड़कें नहीं हुआ करती थी, इसलिए लैंड माइन्स कहीं भी लगाया जा सकता है। आप आसानी से एक जगह से दूसरे जगह नहीं जा सकते हैं। पहाड़ पठार होता है जिस पर आपको 2-4 किलोमीटर का पेट्रोलिंग करना भी मुश्किल होता है। कहीं किसी को सहायता पहुंचाना है तो भी दिक्कत आती है। खाने की वस्तुएं नहीं मिलती है। आपको आश्चर्य होगा कि हम इतने शक्तिशाली देश होने के बावजूद भी ये ज़रूरी नहीं है कि फ़ोर्स के हर व्यक्ति को हम सब्जी पहुंचा दें, दूध पहुंचा दें। जी। और ऐसी विकट परिस्थितियों में लगातार रहना पड़ता है। जब हम बस्तर से निकलते हैं तो कश्मीर जाते हैं, कश्मीर से निकलते हैं तो हम मणिपुर जाते हैं। हमारे लिए परिस्थितियां कभी भी सामान्य नहीं होती। परिवारों से हम बहुत दूर रहते हैं। हम अगर केरला के रहने वाले हैं और कश्मीर में पोस्टिंग है, वहाँ से निकल के हम फिर केरला नहीं जाते हैं या तमिलनाडु नहीं जाते हैं। ये सब शांत जगह है, वहाँ हम जैसे सुरक्षा बलों की आवश्यकता नहीं होती। वहाँ सीआरपीएफ बीएसएफ का काम नहीं है, वहाँ बॉर्डर नहीं है। तो हम जब भी रहेंगे तो हम ऐसे क्षेत्रों में रहेंगे जो हमारे घर से बहुत दूर पड़ता है। हमारा देश बहुत बड़ा है, परिवार के लिए हम उपलब्ध नहीं हो पाते हैं। ये तो मैं सुरक्षा बलों की बात करता हूँ। अगर पुलिस बल की भी बात करें तो जितने भी त्यौहार होते हैं, जितने भी फंक्शन होते हैं, देश में कोई बड़ा आयोजन होता है, उस समय वो सबसे ज़्यादा सतर्क और सबसे ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है। ऐसी परिस्थितियों में छोटी सी भी कोई बात होती है, उनके साथ अवमानना हो जाए या घर में कोई परेशानी हो जाए या सिस्टम से ही उनको कोई नाराज़गी हो जाए किसी तरीके की, तो दुर्घटनाएं घटती है। लोग सुसाइड भी करते हैं, लोग तनाव में रहते हैं। हमारे काफ़ी लोग मानसिक तनाव में रहते हैं, मेंटल इलनेस के शिकार हैं। और ऐसे में कभी कभी फ्रैक्टिसाइडल इंसिडेंट भी होते हैं। तो लगता है कि हम इतनी मेहनत कर रहे हैं और उसका सम्मान भी कभी कभी नहीं मिलता है। ये एहसास बहुत खराब होता है। आपने जो पुस्तक लिखी है बिहाइंड द यूनिफॉर्म, उसमें बहुत सारे ऐसे मानवीय पहलुओं को दर्शाने की, उजागर करने की कोशिश की है आपने, जो वर्दी पहनने वाले इंसान से ताल्लुक रखता है। आपको सबसे चैलेंजिंग एस्पेक्ट क्या लगता है पुलिसिंग लाइफ का? बीइंग अ ह्यूमन बीइंग, सबसे चैलेंजिंग एस्पेक्ट क्या है? मैं आपको एक कहानी सुनाता हूँ जिसकी चर्चा मैंने इस पुस्तक में की है। अल्फ्रेड हिचकॉक का नाम तो हम सबने सुना था, सस्पेंस मूवी बनाते थे। क्या कमाल के डायरेक्टर थे वो जी। और लगता था कि उनका कितना कमांड है क्राइम सीन और डिपिक्शंस ऑफ स्क्रीन एंड ऑल दीज थिंग्स। डायलॉग्स उनके बड़े अच्छे होते थे। एक बार वो 5-6 साल के थे बचपन में, तो कुछ शरारत किया उन्होंने। तो उसके फादर ने उनको एक पर्ची पे लिख के बोला, जाओ पुलिस स्टेशन में जाके वहाँ एक पुलिस अधिकारी को ये दे दो। वो गया, छोटा बच्चा था, उसको एक पर्ची दी गई थी। वो पुलिस स्टेशन में पहुंचा, उस पर्ची को वहाँ पर उसने पुलिस अधिकारी को दिया। तो पुलिस अधिकारी ने उसको पढ़ा और बोला, ओके यू आर नॉटी। अब उसको बंद कर दिया वहाँ पर 5 मिनट के लिए और फिर निकाल दिया। बोला कि जो बदमाश बच्चे हैं उनके साथ मैं यही करता हूँ। उसके बाद से अल्फ्रेड हिचकॉक ने हमेशा लिखा है कि आई एम ऑलवेज अफ्रेड ऑफ पुलिस, दो आई रिस्पेक्ट देम, दे आर नेसेसरी फॉर द सोसाइटी, बट आई एम ऑलवेज अफ्रेड। उस बच्चे के मन स्थिति पर यह प्रभाव पड़ा कि अल्फ्रेड हिचकॉक इतने बड़े आदमी होने के बाद भी उनको हमेशा ऑथोरिटेटिव फिगर से डर लगता था। जैसे वो पुलिस हो, चाहे वो फादर हो, चाहे टीचर हो, उनको हमेशा डर लगता था। आप देखते हैं हमारे यहाँ भी बच्चा रोता है तो सबसे कहीं पुलिस का दिख जाता है तो बोलता है चुप हो जाए, तो पुलिस वाले को बुला लो और बच्चा को चुप कराया जाता है। तो हमारे समाज में पुलिस वालों के प्रति तो ये सोच है। कभी यहाँ नियम तोड़ने को ज्यादा बहादुरी का काम समझा जाता है। तो अगर आप ट्रैफिक का नियम तोड़ के आ गए हैं, बिना हेलमेट के आ गए हैं, तो आप हीरो की तरह आपका स्वागत किया जाता है। हमारी फिल्में में जो बनती है उसमें सबसे अच्छा डायलॉग वो होता है जो पुलिस का मजाक उड़ाती है या उनकी क्षमताओं का मजाक उड़ाती है। मुझे लगता है कि ये डायलॉग सबको याद होगा कि डॉन को पकड़ना, क्या डायलॉग है आप बताइए? मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। ऐसा कौन सा डॉन पैदा हो गया जिसको पकड़ना मुश्किल नहीं नामुमकिन? लेकिन 11 मुल्कों की पुलिस खोज रही है। नहीं, हम आपको तो 11 किलोमीटर से बाहर नहीं जाने देंगे। हम सक्षम हैं,
लेकिन आप मानेंगे नहीं, किसको याद है शक्ति में दिलीप कपूर का डायलॉग जो अपने बेटे के लिए कहता है, या एक दीवार में ऋषि कपूर का? किसी को नहीं याद है। आज भी सबसे रोमांटिसाइज डायलॉग यही है कि नहीं है? तो आप तो मानते हैं मेरे कि कहने पुलिस का का परसेप्शन जो है, पुलिस के प्रति जो लोगों का परसेप्शन है उसमें बदलाव आवश्यक है। लोगों को जानना आवश्यक है पुलिस आपका मित्र है। देखिए, हम सेल्फ रिस्पॉन्सिबल हों या सेल्फ पुलिसिंग करें तो हमारा काम बड़ा आसान होता है। यहाँ तो हर एस्पेक्ट पे हमें पुलिसिंग करना पड़ जाता है, इसलिए पुलिसिंग करते हुए ज़्यादा दिखता है। आप अभी भी कोई तरह की विपत्ति आती है, मुसीबत आती है, तो सबसे पहले आप किसको याद करते हैं? पुलिस को आप एकदम इनकॉम्पिटेंट ऑर्गेनाइजेशन मानते हुए भी सबसे पहले आप पुलिस को याद करते हैं। जब भी कोई डिजास्टर होता है तो आप पुलिस को याद करते हैं जो आपका डिजास्टर मैनेजमेंट करवाता है। तो पुलिस आपका मित्र है, लेकिन जो विडंबना है कि जब आप बीमार पड़ते हैं तो डॉक्टर को याद करते हैं, फिर डॉक्टर को भूल जाते हैं। जब युद्ध होता है तो सैनिकों का कितना इंपॉर्टेंस होता है, कितना महत्व होता है। हर जगह आप ताली बजाते हैं, सैल्यूट करते हैं। युद्ध खत्म हो जाता है तो लगता है कि देश के रिसोर्सेज पर बर्डन है, टैक्स पेयर का मनी जा रहा है, इनके पेंशन पे जा रहा है, इनकी तनख्वाह में जा रहा है, कोई काम तो हुआ नहीं, कर तो नहीं रहे हैं, ये बैठ के क्या कर रहे हैं, खा पी के शरीर बना रहे हैं। एक बहुत संवेदनशील एस्पेक्ट आपने किताब में जिसका जिक्र किया है जेंडर को लेकर, क्योंकि महिला पुलिस को लेकर बहुत कम बातचीत होती है। आपने लिखा है कि जो रोज़मर्रा का पुलिस के जीवन में तनाव है वो जेंडर रिलेटेड नहीं है, किसी जेंडर स्पेसिफिक वो तनाव नहीं है। वो महिलाओं को भी उतना ही स्ट्रेस और बल्कि महिला पुलिस को ज़्यादा चैलेंजिंग माहौल का सामना करना पड़ता है। इसके बारे में थोड़ा एलाबोरेट कर। ये आमतौर पर माना जाता है कि महिलाएं स्ट्रेस को बेहतर तरीके से कॉप अप कर लेती, फिर भी पुलिस में जो महिलाएं हमारी हैं उनको ये एडवांटेज नहीं है, उनको ज़्यादा स्ट्रेस का सामना करना पड़ता है। स्वभावतः मैं क्योंकि जेंडर बायस नहीं रखता हूँ, महिलाएं थोड़ा संवेदनशील होती हैं, ज़्यादा इमोशनल होती हैं, इसलिए पुलिसिंग में उनका बहुत महत्वपूर्ण भूमिका होती है। सरकार का ये निर्णय है कि कम से कम 33% महिलाएं पुलिस में हो, और हमारा भी मानना है कि जो ज़्यादातर विक्टिम्स होते हैं पुलिसिंग्स में वो महिलाएं और बच्चे होते हैं। लेकिन किसी भी तरह की विकट परिस्थितियों में, चाहे वो युद्ध हो, चाहे कानून और व्यवस्था की विकट परिस्थितियां हों, महिलाएं सबसे ज़्यादा सफ़र करती हैं। जो डोमेस्टिक वायलेंस है वो महिलाओं के खिलाफ हमेशा बढ़ता जा रहा है। समाज में इतनी चेतना के बावजूद भी बच्चों पे भी जुल्म बढ़ते जा रहे हैं। तो जब महिलाएं पुलिस में रहेंगी तो ये संवेदनशीलता रहेगी। पुलिस के का जो इमेज है कि माचो है, वो बल का प्रयोग करता है, हमें लगता है कि इसकी हमेशा आवश्यकता नहीं होती है, क्योंकि हम अपने लोगों से बात करते हैं, हमारा इंटरेक्शन होता है। तो महिलाओं के रोल से बहुत बड़ा एक समाज को सुविधा होगा, हम लोगों को सुविधा होगा अपने इमेज के लिए। और सरकार का यह प्रयास है कि लगातार महिलाओं की भूमिका को, महिलाओं के नंबर्स को बढ़ाया जाए। हालांकि अभी 12% हमारे देश में पुलिस महिलाएं हैं। जो विकसित देश में है उसमें भी कमी है, 31% आपको इंग्लैंड में सबसे ज़्यादा है, बांग्लादेश, पाकिस्तान में बहुत ही कम है। और परिणाम है कि वह महिलाओं के प्रति और भी ज़्यादा अत्याचार होते हैं। एक जगह आपने पुस्तक में वर्क लाइफ बैलेंस की बात की है और पुलिस के मामले में ये थोड़ा सोचना दुर्लभ सी बात लगती है, क्योंकि उनको लगातार ड्यूटी और अलग अलग जगह भेजा जाता है। क्या वर्क लाइफ बैलेंस और मेंटल इलनेस इसको लेकर के आप पुलिस महकमे में इसे लेकर आप क्या सोचते हैं? क्या इन इन दोनों क्षेत्रों में विशेषकर उनके काम और जीवन के बीच संतुलन और उनका मानसिक तनाव एक दूसरे से जुड़ा है? अ, शायद पता नहीं कितने लोगों को यह मालूम है कि जो नियम कानून हम लोगों पे इन्फोर्स कराते हैं, और किसी भी तरह का कोई नियम कानून अगर फॉलो नहीं कर रहा है तो पुलिस को याद करता है, चाहे लेबर लॉज ही क्यों ना। अगर फैक्ट्री में भी, इंडस्ट्री में भी किसी तरह का कोई कॉन्फ्लिक्ट होता है तो आप पुलिस आती है और इस समस्याओं का समाधान करवाती है। इसलिए पुलिस ज़्यादातर नेगेटिव रोल में डिपिक्ट होती रहती है। लेकिन पुलिस के ऊपर कोई नियम लागू नहीं होते, हमारे कोई ड्यूटी आवर फिक्स नहीं है।
आप विश्वास नहीं करेंगे, हम लोग 30-30 दिन तक हमारे ट्रूप्स, हमारे अधिकारी जंगलों में रहते हैं, जब नक्सल विरोधी अभियान हो या कश्मीर या नॉर्थ ईस्ट में सिचुएशन हो। इलेक्शन कितना बढ़िया ड्यूटी होता है, लोगों को लगता है बड़ा फैसिनेशन होता है, एक सत्ता के संघर्ष की लड़ाई होती है, एक पार्टी जीतती है, दूसरी संघर्ष में पिछड़ती है, अगले बार उस आने की संभावनाओं के साथ वो बड़ा होता रहता है। हमारे लिए बड़ी टफ ड्यूटी हो जाती है। उस दिन भी, इलेक्शन वाले दिन भी 16 से 18 घंटा हमारे ट्रूप्स बाहर रहते हैं। इलेक्शन प्रोसेस स्टार्ट होने से बहुत घंटों पहले वो पहुंचते हैं, जो इलेक्शन की पार्टी होती है, और ख़त्म होने के बाद बैलेट बॉक्स जमा करने के बाद जाते हैं। अगर वो पहुंच भी जाते हैं जहां पर उनको बैलेट बॉक्स जमा कराना है, तो इस प्रोसेस में भी 5-6 घंटा लगता है। और चूंकि पुलिस एक निष्पक्ष मानी जाती है, खासकर हमारे सेंट्रल पैरामिलिट्री फोर्स को, तो उसके संज्ञान में ही ये बैलेट बॉक्सेस जमा होती है। तो किसी को ये अंदाज नहीं है, और हम लगातार और निरंतर घंटों काम करते रहते हैं। समय पर खाना नहीं मिलता, समय पर पानी नहीं मिलता, बेसिक फैसिलिटी की उपलब्धता नहीं होती है, तो उनका स्वास्थ्य भी खराब रहता है। आपने किताब में सेल्फ केयर की भी बात की है। पुलिस ड्यूटी करे कि सेल्फ केयर करे कि अपनी छुट्टी का ध्यान रखे, कैसे कैसे मैनेज करे? मैनेज करना मुश्किल होता है, इसलिए सरकार और समाज के जो अन्य ऑर्गन्स हैं उनको इसके लिए आगे होना चाहिए। मैं यहाँ पर आपको एक छोटा सा एग्जांपल देना चाहता हूँ कि आप नॉर्थ ब्लॉक, साउथ ब्लॉक, इंडिया गेट के आसपास में काफ़ी सुरक्षा कर्मी को देखते होंगे। जी। 24 घंटा वहाँ रहते हैं। जी। वहाँ पत्रकारों के लिए एक बीट भी बना हुआ है जी। बोट क्लब के पास में, जिसमें पत्रकार रहते हैं। आप इमेजिन कीजिए कि जितने भी पुलिसकर्मी वाले वहाँ बाहर रहते हैं, उनको अगर वॉशरूम जाना हो, रेस्ट रूम जाना हो, कहाँ जाएंगे? कहाँ सुविधा होगी? कहीं सुविधा नहीं है पिछले 1-2 किलोमीटर में। आप मंत्रालय के बिल्डिंग में तो जाके नहीं टॉयलेट यूज कर सकते, कहीं सुविधा नहीं होगी। हमारे ट्रूप्स काम करते थे। बाद में जब आप जर्नलिस्टों के लिए जो बीट बॉक्स बना, वहाँ पर टॉयलेट था, जिसको कि एनडीएमसी 6 बजे बंद कर देती थी, जबकि रात भर पुलिसकर्मी रहते हैं, वहाँ महिला पुलिसकर्मी रहती है। फिर हमने अपने गाड़ी को मॉडिफाई करवा के, जिसको कि फोर्स की भाषा में हम लोग 1 टन बोलते हैं, अदरवाइज क्या छोटे से जो ट्रक होते हैं, उसको मॉडिफाई करके टॉयलेट करवाया। लेकिन फिर भी कितने लोगों को उसका इस्तेमाल कर सकते हैं, और वो देखने में अच्छा नहीं लगता है, इसलिए उसको उस एरिया में खड़ा भी नहीं कर सकते। तो जो हमें लगता है कि इतना आसान काम है, और जो पुलिसकर्मी इस तरह की ड्यूटी कर रहे हैं, उसके बारे में हम सोचते नहीं। सरकार के भी बहुत सारे लोग नहीं सोच पाते हैं इन चीज़ों के बारे में। हम लोग दिन रात फेस करते हैं इस चीज़ को, तो हमें ये पता रहता है। अधिकारी होने के नाते हमारा ये कर्तव्य होता है कि इसका समाधान दें। बहुत बार नहीं कर पाते। आप आलोचना को, जो इन जनरल परसेप्शन है पुलिस के बारे में, नेगेटिविटी को, इन सब को कैसे देखते हैं? कैसे अपने अपने अधीनस्थ जो लोग हैं उनको कैसे उसका सामना करने के लिए प्रशिक्षित करते हैं? पुलिस के बारे में आमतौर पर क्या आलोचना है, बताएं आप? कोई बताएं तो मैं पहली होती है भ्रष्ट है, दूसरी होती है रौबदार है, अपना काम। देखिए, भ्रष्टाचार तो हर जगह है। डराती है, इस तरह का इमेज है। ठीक है, पहले हम बात करते हैं डराती है। पुलिस डराती नहीं है। पुलिस, मैंने आपको कहा कि उसका रोल ऐसा है कि वो कंट्रोलिंग और ऑथोरिटेटिव लगता है, जैसे ट्रैफिक कंट्रोलर। वो आपको बोलता है इधर जाए, उधर जाए, रुक जाए, तो आपको खराब लगता है। आप इस बात की देखिए, विडंबना देखिए, एक पुलिस का आदमी आपको कहता है आप हेलमेट पहनिए, अपनी ज़िंदगी बचाइए, और फिर भी आपको तकलीफ होता है, और आप बोलेंगे नाहक हमारे स्वतंत्रता पर प्रहार कर रहा है। तो पुलिस का कार्य ही ऐसा होता है। रेगुलेटरी अथॉरिटी है, वहीं पर चाहे ट्रैफिक का रेगुलेशन हो, क्राउड का रेगुलेशन हो, आप प्रोटेस्ट करते हैं, जो डेमोक्रेसी में सबका राइट है। एक नियम होता है, एक व्यवस्था होती है कि आप इस तरीके से प्रोटेस्ट करें, क्योंकि प्रोटेस्ट करना आपका अधिकार है, तो दूसरे लोगों का भी अपना अधिकार है कि उसको तकलीफ नहीं हो। जब वो ये बातें आपको कहा जाता है तो आपको तकलीफ होती है, तो उस समय पुलिस आपको रौबदार लगता है। अब ये बताइए कि हमारे फौज में सिखलाई होती है कि आदेश को आदेश के तरीके से दिया जाए, तो मे आई प्लीज करके कितनी बार बात कर सकते हैं? कोई हम रिसेप्शन में तो बैठे नहीं हुए हैं, तो हमें तो बताना पड़ेगा कि आप यहाँ पर हैं, यहाँ पर ना रहें। आलोचना के दायरे को थोड़ा बढ़ाते हैं। हाँ, अब नहीं, आप दूसरी बात, करप्शन की बात है, तो जी। करप्शन हर जगह है। मैं सीआरपीएफ से हूँ, सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्सेस से हूँ। सीआरपीएफ बीएसएफ हमारे
जिसको पैरामिलिट्री फोर्स बोलते हैं, वहाँ करप्शन नहीं, वहाँ करप्शन जीरो है, वहाँ की ऐसी कोई शिकायत भी नहीं आती है। सीआरपीएफ एक ऐसा बल है जिसमें किसी तरह के मानवाधिकार का उल्लंघन का कोई केस ही नहीं है, किसी भी तरह के करप्शन का कोई केस सीवीसी के पास नहीं है। तो हम लोग बहुत ही ऑनेस्ट होते हैं, और सबसे ज़्यादा शहादत और सबसे ज़्यादा गैलेंट्री मेडल भी सीआरपीएफ को ही मिलता है। कुछ करप्शन की बात जो होती है उसमें भी परसेप्शन की बात करता हूँ। आई एम नॉट सेइंग कि पुलिस नॉट करप्ट, करप्शन इज देयर आर फ्यू पीपल हु आर करप्ट, लेकिन जब भी कंप्लेन होती है इस तरह के किसी भी करप्शन में, तो सबसे सीवियर पनिशमेंट अगर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कोई डिपार्टमेंट देती है तो वो पुलिस डिपार्टमेंट को देती है। किसी भी कंप्लेन का जो बेस्ट रिस्पांस होता है सिटीजन्स के लिए कि आप कंप्लेन करेंगे, दैट शुड बी इन्वेस्टिगेटेड एंड ही शुड बी टेकन टू टास्क इफ फाउंड गिल्टी। तो पुलिस महकमे में सबसे ज़्यादा सजाएं भी दी जाती है, जो हम लोग बाहर लोगों के संज्ञान में नहीं होता है। देखिए, समाज में हर तरह के व्यक्ति होते हैं, कुछ भ्रष्ट भी होते हैं, और आप बात मानिए कि ऐसे जितने भी भ्रष्ट अधिकारी होते हैं उनके साथ उनका साथी काम नहीं करना चाहता है, नहीं करना चाहता है। आपने अपनी बातचीत में कई बार सरकार का हवाला दिया। अब मैं एक बहुत छोटा सवाल पूछना चाहता हूं कि क्या सरकार बदलने से पुलिस बदल जाती है? मैंने सरकार की शिकायत तो नहीं कही कहीं, मैंने कहा नहीं। नहीं, मुझे तो डर मैंने लगता कहा है, मैं सरकारी मैंने कर्मचारी हूँ। पूछा कि क्या जैसे किसी राज्य में सरकार मान लीजिए बंगाल में अभी चुनाव होना है, तो मैं वहां अभी केंद्रीय पुलिस बल और स्टेट की पुलिस के बीच तनाव की खबरें हर रोज आती हैं। अब मैं ये पूछना चाहता हूँ कि क्या यदि वहां सरकार बदलती है तो पुलिस बदल जाएगी, उसका मिजाज बदल जाएगा? देखिए, हम सरकार के पुलिस होते हैं, इसलिए सरकार के खिलाफ अगर रोष होता है तो वो पुलिस के खिलाफ भी प्रकट हो जाता है। फिर सरकार हमें कहती है कि इस रोष को जो जनता की नाराजगी है या रोष है या जो भी है उसको इस तरीके से हैंडल किया जाए, तो हम इस तरीके से हैंडल करते हैं। पुलिस सरकार के ही आदमी होती है, पुलिस को सरकार का ही आदमी होना चाहिए आदेश के पालन करने के लिए, संविधान के दायरे के तहत। उसका कोई अपना राजनीतिक रुझान ना मकसद होना चाहिए, ना कोई पर्सनल लॉयल्टी होना चाहिए, कॉन्स्टिट्यूशन के प्रति लॉयल्टी होना चाहिए, और सरकार के विधि से स्थापित जो आदेश है उसका पालन करना चाहिए। देखिए, सरकार के खिलाफ पुलिस में बहुत सारे आदेशों को आप चैलेंज नहीं कर सकते हैं, फिर वो अराजकता की स्थिति होगी। सरकार अगर हमसे गलत काम करवाती है, हालांकि हम गलत काम ऐसा नहीं करते हैं, लेकिन मान लीजिए जनता को लगता है कि सरकार पुलिस के द्वारा गलत काम करवा रही है, तो सरकार बदल सकती है। तो पुलिस का सरकार के तहत होना आवश्यक है, लेकिन पुलिस को ये देखना पड़ेगा कि जो बेसिक स्ट्रक्चर है मानवीय संवेदनाओं के, संविधान की, उसकी अवहेलना उसे कभी नहीं करना चाहिए, और वो हम कभी करने की कोशिश नहीं करते हैं। कुछ लोग ऐसे करते हैं तो उनको भुगतना भी पड़ता है उसका। थैंक यू भैया। हाँ, बताएं सर। आपके इस स्टेटमेंट में क्वेश्चन रेज करना चाहता हूँ। मैं आर.के. जैन हूँ। सर, आपने कहा कि पुलिस सरकार के लिए काम करती है, हमारी सीआरपीएफ वही है, हमारी यूपी पुलिस वही है। क्या नक्सलिज्म आज से 20 साल पहले खत्म नहीं हो सकता था? सीआरपीएफ में इतनी शहादत हो रही है और कंटिन्यूस होती रही है। आई एम द पर्सन जिसने होम मिनिस्टर के घर के बाहर सीआरपीएफ के लिए प्रोटेस्ट किया था। आई वॉज अरेस्टेड एंड लेटर आई वाज रिलीज्ड जब उन्हें पता लगा मैं कौन हूं। तो इसका मतलब कहीं ना कहीं पिछली सरकारों ने हमारे सीएपीएफ के साथ बुरा व्यवहार किया, उनको काम नहीं करने दिया और नक्सलिज्म खत्म नहीं होने दिया। आज वही सीआरपीएफ है जहां एक व्यक्ति श्रीनगर में पत्थर उठाते हुए 4 बार सोचता है कि मेरे को गोली लग जाएगी। आज हमारे सीआरपीएफ के जवानों के साथ अब जो व्यवहार था और जो पहले हो रहा है, जमीन आसमान का अंतर है। इसका मतलब हमारी सीआरपीएफ को काम नहीं करने दिया गया और इसी वजह से देश में आतंकवाद जड़ जमाता गया, देश में नक्सलिज्म जड़ जमाता गया। इसके बारे में आपसे पूछना चाहूंगा। थैंक यू। अच्छी बात है, देश बदल रहा है, अच्छे दिन धीरे धीरे आते हैं, सबके आ रहे हैं, और आप प्रकाशक भी हैं, पुलिस अधिकारियों की किताब लिखेंगे तो उनकी संवेदनाओं को व्यक्त करने का एक प्लेटफॉर्म मिलेगा और सब बदलेंगे।